Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 2nd of October 2022। 2 अक्टूबर 2022 का यानी कि गांधी जयंती के दिन का आज न्यूज़पेपर एनालिसिस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़पेपर को फ्रॉम द फ्रंट पेज। सबसे बड़ी न्यूज़ आइटम्स फ्रंट पेज की देखते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सितंबर जीएसटी रेवेन्यूज राइज 26% अमिड इम्पोर्ट सर्जेस। तो इम्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और उस कारण से यहाँ पे जो जीएसटी के रेवेन्यूज हैं उनमें 26% की आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी इंपोर्ट सर्चेस के कारण। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएसटी के बारे में। थोड़े से कुछ फैक्ट्स आपको बता दूं। जीएसटी एक यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगने वाला टैक्स है, यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन यानी फाइनल पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे लगता है एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। डेस्टिनेशन बेस्ड है एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। अब ये जो जीएसटी का कंसेप्ट है ये है कि हर स्टेज में जितना भी ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि वैल्यू एडेड जितनी है उस पे लगता है ये, ठीक है ना। इट इज प्रपोज टू बी लेवीड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अप टू द फाइनल कंजम्पशन। तो हर स्टेज में लगता है, फाइनल कंजम्पशन तक लगता है। और हर स्टेज में जितना वैल्यू एडेड होता है, जितना वैल्यू ऐड किया जाएगा उसके ऊपर इसमें टैक्स लगता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो चाहे उसके बाद दूसरी कोई प्रोसेस हो, ठीक है ना। और उसका जो पूरा बर्डन है याद रखिएगा, एक तो सिर्फ वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है एंड बर्डन जो पूरा होता है कौन बॉर्न करता है, यानी कि फाइनल कंज्यूमर बॉर्न करता है। इसलिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, क्योंकि हर स्टेज का जितना भी वैल्यू एडिशन है उसका पूरा टैक्सेशन का बर्डन किसके ऊपर आता है, फाइनली जो फाइनल कंज्यूमर होता है। तो द कंसेप्ट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड इट सेज दैट कि इन एवरी स्टेज द वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स्ड बट द फाइनल अमाउंट विल बी बॉर्न बाय द कंज्यूमर, देयरफॉर इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है ना। एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का दूसरा एक कंसेप्ट ये भी होता है, इसका मतलब ये होता है इट विल एक्रू टू द टैक्सिंग अथॉरिटी विच हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जहां पे फाइनल कंजम्पशन हो रहा है, मतलब कि जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई है वहीं पे ये टैक्स लगेगा, ठीक है ना। तो द टैक्स विल एक्रू टू दैट टैक्सिंग अथॉरिटी। तो जो बॉडी टैक्स लगा रही है फाइनल जहां पर ये कंज्यूम हो रहा है, या फिर कहना चाहिए जहां पर ये सप्लाई हो रहा है फाइनली, तो वहां पर जो बॉडी टैक्स लगा रही है उसी को उसका the money will amount to that body. So that is the reason why it is a destination based tax as well. इसका दूसरा रीजन ये भी है। अब एग्जिस्टिंग टैक्सेस जो आ गए हैं जीएसटी के अंदर, आप सबको पता है कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टाइप का टैक्स है और जो विजय केलकर कमेटी थी, द विजय केलकर कमेटी ने इसके लिए कहा था। विजय केलकर कमेटी ने, डिफरेंस ये था विजय केलकर कमेटी का और जो नया फॉर्म आया जीएसटी का, उसमें यह था कि विजय केलकर कमेटी ने एक फिक्स टैक्स रेट दिया था, लेकिन जो जीएसटी आया उसमें आपको 4 टैक्स स्लैब दिखेंगे, 12%, 5%, 18% और 28% के 4 स्लैब दिखेंगे। लेकिन जो विजय केलकर कमेटी ने सजेस्ट किया था उसमें केवल एक टैक्स था, वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट था, है ना, जो कि एवरेज था। अब कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम हो गए हैं, तो कुछ टैक्सेस जो लेवी और कलेक्ट होते हैं बाय द सेंटर, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑन एक्साइज, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज गुड्स एंड स्पेशल इंपॉर्टेंस, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, इसके अलावा स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस एंड स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, entertainment amusement tax, taxes on advertisement, purchase tax, taxes on lotteries, betting, gambling, है ना, state surcharges and cesses and ये सारे हैं। फिर इसके अलावा एक बॉडी बनाई गई, आप सबको पता है 279A के तहत एक बॉडी बनाई गई जो कि है आपकी जीएसटी काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी काउंसिल, विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल 279A के तहत इसको बनाया गया, जीएसटी काउंसिल को बनाया गया, वो डिसीजन लेती है, ठीक है ना। और मैंने ये सब बातें आपको बता दी हैं। कौन कौन से स्टेट के जो टैक्सेस सब्ज्यूम हुए उसमें आते हैं स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स और एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स। तो ये जो टैक्सेस हैं ये स्टेट वाले हैं। इसके अलावा जो ऊपर के हमने बात की थी वो सेंट्रल वाले थे। तो दीज आर द टैक्सेस विच हैव बीन सब्ज्यूम्ड। इनडायरेक्ट टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, मतलब मैंने आपको बता दिया दोनों का क्या है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। पीएम लॉन्चेस 5G, कॉल्स इट अ स्टार्ट ऑफ न्यू एरा। तो 1 अक्टूबर कल था और कल 5G की शुरुआत कर दी गई, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड
इंडियन मोबाइल कांग्रेस कल हो रही थी। इंडियन मोबाइल कांग्रेस न्यू दिल्ली में हो रही थी आयोजित, और इसी इंडियन मोबाइल कांग्रेस के आयोजन के अंतर्गत क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपका जो 5G है उसका इनॉग्रेशन कर दिया, 5G को इनॉग्रेट कर दिया। तो ये बड़ी न्यूज़ आई है जिसमें 5G का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। अब देखो 5G के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि 5G में अगर आप देखें पहले 2G था, फिर 3G था। तो 2G के समय जो स्पीड प्रोवाइड की गई थी वो 64 kbps स्पीड से 2 Mbps स्पीड तक प्रोवाइड की गई थी 2G में, और 3G में 2G में 64 kbps तक की स्पीड थी, 2 Mbps तक की 3G में स्पीड थी, 50 से 100 Mbps तक 4G में स्पीड थी, और 5G जो है वो GBs में स्पीड देगा, यानी कि Gbps तक में स्पीड आ सकती है 5G में। अब कुल मिलाकर के यहाँ पे एक टर्म है, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये साइंस डायरेक्ट नाम की एक वेबसाइट होती है उसके द्वारा बता रहा हूँ। तो यूपीएससी ने कई बार क्या है साइंस डायरेक्ट के डायरेक्ट स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं। तो याद रखिएगा 5G जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इनहांस नॉट ओनली डेटा ट्रांसफ़र स्पीड, न केवल डेटा ट्रांसफ़र स्पीड बढ़ेगी मोबाइल नेटवर्क की, लेकिन इसकी स्केलेबिलिटी, कनेक्टिविटी, एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द नेटवर्क ये भी इंप्रूव होगा। क्या क्या इंप्रूव होगा, स्केलेबिलिटी, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द नेटवर्क विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप लिख लीजिएगा, स्केलेबिलिटी, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। इन अ ट्रू नेटवर्क सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो ट्रूली जो नेटवर्क सोसाइटी होती है उसमें रिमोट कंट्रोल्ड ऑपरेशन होने चाहिए एप्लीकेशंस के, न केवल एप्लीकेशंस के बल्कि एप्लायंसेस के भी रिमोट कंट्रोल्ड होने चाहिए। तो एप्लायंसेस हो गए जैसे आपके घर में लगा हुआ AC हो गया, या कोई ऐसी, या फिर कोई कमर्शियल मशीन ही क्यों ना हो गई, तो उसका भी आपका रिमोट ऑपरेशन हो सके, ऐसे कुछ प्रावधान होना चाहिए। और अगर आपको इस तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स चलानी है, यानी कि आपको इस तरीके से रिमोट एक्सेस लेनी है चीज़ों का, तो ये 5G नेटवर्क के कारण ही पॉसिबल है। एंड 5G नेटवर्क में ही इतनी स्पीड है कि वो 0 डिले के साथ वो चीज़ आप कर सकें, है ना, जैसा आप चाह रहे हैं, मतलब रियल टाइम में अगर आपको आउटपुट चाहिए तो 5G कैन ओनली बी देयर। तो यहाँ पे जैसा अभी कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ऑपरेट किया, रिमोटली ऑपरेट किया था किसी चीज़ को, एंड दैट इज़ हाउ ही टेस्टेड द 5G एफिशिएंसी। तो रियल टाइम कंट्रोल ऑफ मशीन्स जो आपका पॉसिबल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स रियल टाइम में जो पॉसिबल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पॉसिबल, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द 5G सर्विसेज ओनली। ठीक है ना। और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिसमें जो हमने पहले ऊपर पॉइंट बताया था, एनर्जी एफिशिएंसी जो नेटवर्क की रहेगी, यानी कि इसमें कम एनर्जी लगनी चाहिए, है ना, लेस एनर्जी हंग्री नेटवर्क नोड्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं फॉर अ बेटर ग्रीनर वर्ल्ड, है ना। अभी तक क्या होता था, जो 4G तक में सर्विसेज थी उसमें नोड्स जो बनती हैं वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती थी, है ना, एनर्जी वॉज यूज इन मोर क्वान्टिटी, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दैट वॉज नॉट मच सेफर, मच ग्रीनर, है ना। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है इट इज़ मच ग्रीनर, है ना। एंड जो एलिमेंट्स हैं 5G के वो क्या क्या रहेंगे, देयरफॉर हाई थ्रूपुट, लो लेटेंसी, लेटेंसी यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक आने के लिए जो डेटा को टाइम लगता है वो लेटेंसी टाइम कहलाता है। सोर्स मतलब आपने कोई चीज़ डिमांड की, मतलब आपने सर्च किया, सपोज करो कि द एग्जाम्समेट सिंपल सर्च किया आपने, तो आपको वो डेटा आपने सर्च किया तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक आने में जितना टाइम लगा वो लेटेंसी कहेगी नेटवर्क की, ठीक है ना। और हाई रिलायबिलिटी हो गई, 5G की रिलायबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी, स्केलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, मतलब ज़्यादा बड़े स्केल में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और एनर्जी एफिशिएंसी भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में रहेगा। तो ये एनर्जी एफिशिएंट रहेगा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, लिख लेना, क्वेश्चन आएगा और वहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अगली जो न्यूज़ है वो इंदौर एडजस्ड क्लीनेस्ट सिटी 6th ईयर इन रो। तो 6वां लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण, इसमें इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा मिला है, और इस बार जो क्लीनेस्ट स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज़ द क्लीनेस्ट स्टेट इन द कंट्री। सूरत जो है वो 2nd क्लीनेस्ट सिटी है, और नवी मुंबई 3rd क्लीनेस्ट सिटी है ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख। जो पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख वाली सिटीज़ हैं उसमें नंबर 1 पे है इंदौर, 2nd पे है सूरत, 3rd पे है नवी मुंबई, और ओवरऑल अगर स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश। और ये वो कैटेगरी जिसमें 1 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन हो, 1 लाख से कम पॉपुलेशन में थोड़ा आंकड़े चेंज हो जाएंगे। आई विल टेल यू द मोर नंबर्स, आप थोड़ी सी जगह छोड़ देना इसमें, है ना, क्योंकि ये नंबर्स मैं आगे बता दूंगा।
रिलीजियस टूरिज्म गेट्स अ पुश इन जम्मू कश्मीर। तो अभी जम्मू कश्मीर में रिसेंटली आपको पता है नवदुर्गन का टाइम है, अभी दशहरा आएगा, फिर दीपावली आएगी, ऐसे में रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। नए अट्रैक्शन जैसे कि माता की चौकी और रामलीला शोज़ जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी चलाए जा रहे हैं ताकि टूरिज़्म बढ़े, है ना। आप सबको वैसे ही पता होगा कि कश्मीर टूरिज़्म के लिए ही फेमस है, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है वहाँ पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर ऑलरेडी, और रिलीजियस टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा है। चाहे आप वैष्णो देवी देख लें जम्मू कश्मीर में, चाहे अमरनाथ यात्रा देख लें कश्मीर में, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस टूरिज़्म ऑलरेडी होता है। लेकिन अभी इसमें कुछ नए चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि आपकी माता की चौकी अरेंज करना और इस तरीके से आपका रामलीला के शोज़ करना। तो दीज आर सम न्यू अट्रैक्शंस विच हैव बीन एडेड, है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। PUC सर्टिफिकेट मस्ट टू बाय फ्यूल इन दिल्ली फ्रॉम अक्टूबर 25 अक्टूबर से दिल्ली में अगर आपको फ्यूल खरीदना है तो आपको PUC सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाएगा। PUC सर्टिफिकेट होता क्या है मैं बता दूं। PUC का मतलब होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। PUC सर्टिफिकेट मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, एंड इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट सर्टिफाइज दैट अ व्हीकल एमिशन लेवल्स आर विद इन प्रिस्क्राइब्ड एमिशन स्टैंडर्ड। मतलब किसी गाड़ी के जो एमिशन लेवल है वो प्रिस्क्राइब्ड लेवल के अंतर्गत आ रहे हैं, ये प्रूफ करने के लिए एक सर्टिफिकेट, मतलब जैसे आपका सर्टिफिकेट होता है ना कि ये आप ठीक हैं और आप अच्छे स्टूडेंट हैं, उसके लिए क्या होता है आपका रिपोर्ट कार्ड होता है। वैसे पोल्यूशन का गाड़ी का रिपोर्ट कार्ड है PUC, यानी कि पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट इज अ रिपोर्ट कार्ड फॉर व्हीकल पोल्यूशन, है ना। वो बताता है कि पोल्यूशन ज़्यादा करता है कि कम करता है, ठीक है। तो व्हीकल का एक PUC टेस्ट होता है, उसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। एंड ये टेस्ट पेट्रोल पंप्स में, कंट्रीज़ के पेट्रोल पंप में जगह होती है, कई सारे पेट्रोल पंप डेजिग्नेट करके रखे हैं गवर्नमेंट ने, वहाँ पे होता है। और एक मैंडेटरी टेस्टिंग होती है व्हीकल की PUC की, हर 6 महीने में होनी चाहिए, और तभी व्हीकल को PUC सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल की वैलिडिटी का दिया जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना। एमिशन टेस्टिंग वंस एवरी 6 मंथ, 6 महीने में एक बार टेस्टिंग करनी चाहिए, और एक व्हीकल को PUC सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि 1 साल तक वैलिड रहेगा। और PUC सर्टिफिकेट बेसिकली कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेटा ऑफ द व्हीकल टेस्ट, जैसे कि PUC टेस्ट करते समय उसका सीरियल नंबर क्या है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, टेस्ट की डेट क्या है, एमिशन की रीडिंग क्या थी, वैलिडिटी कब तक की है PUC टेस्ट की, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करेगा। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का, उसने लगभग 954 पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर्स बना रखे हैं दिल्ली में, ऑल ओवर दिल्ली, और उनके बेसिस पे ही वहाँ पे ही पेट्रोल पंप्स में ये टेस्ट होता है PUC का, और वहाँ पे तुरंत आपको PUC सर्टिफिकेट बना करके दे देंगे, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चंस देखते हैं आज के, जो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर आप करेंगे और मुझे बताएंगे कितने आपने सही किए। पहला सवाल है अफ्स्पा के ऊपर, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट ग्रांट्स द आर्म्ड फोर्सेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स एंड लीगल इम्यूनिटी टू ब्रिंग बैक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट गिव्स पावर टू द आर्म्ड फोर्सेस टू अरेस्ट एनीवन विदाउट इवन अ वारंट। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है दिस एक्ट कैन बी अप्लाइड टू द स्टेट ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शंस आर 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2, 3। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी, आप पॉज करके आंसर जरूर बताइएगा। आंसर इसका 1, 2। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। कल भी मैंने आपको बताया था कि गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, दे कैन अप्लाई अफ्स्पा आइदर इन अ पार्ट और इन द इंटायर स्टेट, जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया सेक्शन 3 के अंतर्गत होगा, ठीक है ना। दूसरा सवाल है वर्ड्स फर्स्ट CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपके सामने ऑप्शंस हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी, आंसर इज डी यानी कि गुजरात। तीसरा सवाल है विद रेफरेंस टू ऑपरेशन गरुड़ा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑपरेशन गरुड़ के रिगार्डिंग या गरुड़ा के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज ऑपरेशन अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट वाज लॉन्च्ड बाय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1 only, 2 only, both या नन। लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी ए, 1 only। दूसरा गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि ये CBI ने लॉन्च किया है, ना कि नारकोटिक्स कंट्रोल ने। तो लगेगा एकदम से नारकोटिक्स कंट्रोल ही, लेकिन CBI ने लॉन्च किया है। साथ ही आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। अच्छा, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए मैं आपको बता दूं कि कई लोग डिमांड कर रहे थे कि वेबसाइट में लिखने के लिए आप इसको अपलोड करें या कुछ ऐसा करें, तो मैंने अब वेबसाइट में अपलोड करना शुरू कर दिया। नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। TEMSIS.com में जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको आंसर राइटिंग का एक नया टैब मिल जाएगा। तो इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 1 October 2022। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपने कॉपी पेन में लिखा है तो उसको अपलोड कर सकते हैं। सो दैट विल गिव अ गुड पुश। आई होप
आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। एक ही क्वेश्चन डेली रहेगा, उसको आप अटेम्प्ट अच्छे से करिए, एक दूसरे का रिव्यू कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये मैं रोज़ आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ डू राइट, डू यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। वी विल ऑल्सो रिव्यू 1 or 2 आंसर्स। अगर आप लिखते हैं अच्छा तो डेफिनेटली वी विल रिव्यू। क्वेश्चन है नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगी आंसर राइटिंग की, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन है recent abortion rules regarding the unmarried girls will go long way in women empowerment. What else needs to be done in this regard to provide women bodily autonomy? अभी रिसेंटली आपको पता है कि अनमैरिड गर्ल्स के केस में अबॉर्शन रूल्स चेंज किए गए हैं, है ना। तो वो एक तो लिखा है कि इट विल गो लॉन्ग वे इन द वुमेन एम्पावरमेंट। सेकंड लिखा है व्हाट एल्स नीड्स टू बी डन फॉर गिविंग द बॉडीली ऑटोनॉमी टू द वुमेन। वुमेन को उसकी बॉडी के ऊपर पूरी ऑटोनॉमी देने के लिए और क्या करने की आवश्यकता है? दिस इज द बिग क्वेश्चन। आई होप यू विल ट्राई टू राइट द आंसर। लेट्स मूव अहेड। अब आज गांधी जयंती है तो एक कोट बहुत अच्छा महात्मा गांधी का देखो आया हुआ है आज के द हिंदू में। आई विल स्ट्राइव फॉर एन इंडिया इन विच इवन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर शैल फील दैट दिस इज देयर कंट्री, अ कंट्री वेयर देयर वॉइस मैटर्स। महात्मा गांधी ने कहा था। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज डू दैट। एक तो फर्स्ट थिंग है कि गांधी जी ने 7 सिंस बताए। गांधी जी हैज मेंशन्ड 7 सिंस, है ना। तो आप एक काम करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे गांधी जी के 7 सिंस। दूसरा, एक गांधी जी का टेलिस्मैन था, गांधीज टेलिस्मैन, जो कि आपके हमेशा एनसीईआरटी में या हिंदी मीडियम में अगर आप थे तो गांधी जी का एक टेलिस्मैन पहले पेज में लिखा रहता था, गांधी जी टेलिस्मैन। तो ये 2 चीज़ें आप पढ़िएगा ज़रूर, गांधी जी टेलिस्मैन एंड दूसरा आपका क्वेश्चन जो ये गांधी जी के 7 सिंस जो थे, है ना। तो ये प्लीज़ डू मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तीसरा आपके लिए मैं एक और होमवर्क देता हूँ कि व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ ट्रस्टीशिप। मैं आपको चलो बता देता हूँ ट्रस्टीशिप की जो उनकी पॉलिसी थी उसका मतलब क्या था। ट्रस्टीशिप का उनका मतलब था कि जो रिच हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो उनको प्रोवाइड करें जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए बोलते थे। और दिस वाज फ्रॉम वेल्दी पर्सन्स टू द पुअर पर्सन्स। दिस वाज हिज पॉलिसी ऑफ ट्रस्टीशिप, जो उनका ट्रस्टीशिप का पॉलिसी था, ठीक है ना। दैट वाज अगेन एन अमेजिंग पॉलिसी। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। बट ये 2 क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, गांधी जी के 7 सिंस, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने मेंस में पूछा हुआ है, और गांधी जी टेलिस्मैन जो कि पूछ सकता है, ये ज़रूर करिएगा, है ना। तो महात्मा गांधी आप सबको वैसे ही पता होगा। तो लेट्स मूव अहेड। और थोड़ा सा आप इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि कौन सा स्टेशन था जहाँ पे इनके साथ इनको हटाया गया था। जैसे पीटर मारिट्सबर्ग जा रहे थे ये, है ना, पीटर मारिट्सबर्ग का स्टेशन था। और ये सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे। इनके नटाल इंडियन कांग्रेस के बारे में पढ़ सकते हैं आप। और इनका जो टॉल्स्टॉय फार्म है, फिनिक्स फार्म है, ये दोनों उनके अफ्रीका के फार्म्स थे, फिनिक्स फार्म एंड टॉल्स्टॉय फार्म। तो इसके बारे में आप थोड़ा देखिए, कब बनाए, कब कैसा, इनका कंट्रीब्यूशन आप थोड़ा देखिएगा। एंड जो भी आपको गांधी जी की लाइफ का एक कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट या गांधी जी की लाइफ से कोई एक इंटरेस्टिंग कोट अगर आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में तो जरूर दीजिएगा। आई विल वांट यू टू डू दैट, है ना। तो दैट इज द होमवर्क फॉर यू। ओवर 6000 ट्रीज इलीगली कट फॉर टाइगर सफारी प्रोजेक्ट इन कॉर्बेट रिजर्व। तो यहाँ पे उत्तराखंड में FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लगभग 6000 से ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं फॉर क्रिएटिंग a tiger reserve in the for creating a tiger safari in the tiger reserve। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है, आपको याद रखना है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इंडिया का पहला एक तरीके से आप कह सकते हैं फर्स्ट नेशनल पार्क भी। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था वो फर्स्ट नेशनल पार्क था, यानी कि हेली नेशनल पार्क के रूप में जो था आपका उत्तराखंड में, यही आपका फर्स्ट नेशनल पार्क भी था पूरे इंडिया का। हेली पहले इसका नाम था, फिर बाद में कॉर्बेट पड़ा। और यहाँ पर एक टाइगर सफारी बनाई जा रही है जिसका नाम है पखरू टाइगर सफारी। तो राइट डाउन दिस थिंग, आपको लिखा है देखो, पखरू टाइगर सफारी, दैट इज द टाइगर सफारी इन दिस। एंड इसको क्रिएट करने के लिए लगभग 6000 से ज़्यादा पेड़ इलीगली काटे गए हैं, जबकि परमिशन केवल इनको 163 पेड़ों को काटने की थी, है ना। परमिशन वाज ऑफ ओनली 163 ट्रीज, लेकिन इस पर 6000 से ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं पखरू टाइगर सफारी को बनाने के लिए। कॉर्बेट टाइगर, आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लेकिन याद रखिएगा पहला नेशनल पार्क है इंडिया का, और ये 1936 के आसपास हेली नेशनल पार्क के रूप में बना था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग।
यूएनएससी abstains on इंडिया abstains on यूएनएससी रेजोल्यूशन कंडेमनिंग रशियाज रेफरेंडम। अब मैंने आपको बताया था कि रशिया ने रेफरेंडम किया है 4 जगह, ज़ैपोरिज़िया, खेरसन, लुहांस और दोनेत्स्क को अपने अंदर इंक्लूड कर दिया है। अब उसको मतलब उसकी निंदा करने के लिए यूएनएससी ने एक रेजोल्यूशन लाया था जिसमें इंडिया ने अगेन एब्सटेन कर दिया, वोट करने से मना कर दिया। तो एक तरीके से वही चीज़ है कि रशिया के फेवर में ही इंडिया का एक तरीके से ना करना ही उसके फेवर में चला गया। तो कुल मिलाकर के हमने सही किया, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है भैया, हमें डिप्लोमेसी मेंटेन करनी है ना। तो वी आर नॉट सिटिंग ऑन द फेंस, वी आर सिटिंग ऑन आवर ग्राउंड, जैसे कि एस जयशंकर जी ने कहा था, वी आर नॉट सिटिंग ऑन द फेंस, रादर वी आर सिटिंग ऑन आवर ग्राउंड, दिस इज आवर ग्राउंड, यू मे कंसीडर इट रॉन्ग बट दिस इज आवर ग्राउंड। रैंकिंग स्वच्छ सर्वेक्षण की आपको पता है कि इंदौर मध्य प्रदेश की रैंक 1 है, सूरत रैंक 2 है, नवी मुंबई रैंक 3 है, विशाखापट्टनम रैंक 4 है, विजयवाड़ा रैंक 5 है, एंड भोपाल जहां मैं इस समय रह रहा हूं तो भोपाल इज रैंक 6। ठीक है, 6 रैंक में टॉप 6 में आ गए, बहुत बड़ी बात है। स्टेट तो मेरा नंबर 1 पे ही है, मध्य प्रदेश इज नंबर 1, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। तो 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ जहाँ पर हैं उन स्टेट्स की कैटेगरी में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ नंबर 2 है, और सब 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ के केस में त्रिपुरा नंबर 1 है, झारखंड नंबर 2 है, उत्तराखंड नंबर 3 है। ठीक है, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अच्छा, 1 लाख से कम पॉपुलेशन की जो जगह है वहाँ की उस कैटेगरी में जो स्टेट्स हैं उनमें देख लेते हैं। जो 1 लाख से कम की प्रॉपर्टी है दैट इज़ तो उसमें आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ दिख रहा होगा, पंचगनी एंड कराद फ्रॉम महाराष्ट्र बैग्ड फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट आपका पंचगनी है महाराष्ट्र का, सेकंड आपका पाटन है छत्तीसगढ़ का, और थर्ड है कराड फ्रॉम महाराष्ट्र ओनली। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड थे इन द लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी। स्टेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, त्रिपुरा, झारखंड, देन उत्तराखंड। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, दैट इज़ द फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे न्यूज़ देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेडिसिनल फंजाई मे बी सूटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग नॉवेल ड्रग्स। तो मेडिसिनल फंजाई यानी कि जैसे मशरूम हो गया आपका, मशरूम एक तरीके से मेडिसिनल फंजाई है, तो ऐसे मेडिसिनल फंजाई का यूज़ करके नॉवेल ड्रग्स को डिटरमाइन करने की टेक्निक निकाली है। अब ये जो डेटाबेस है इसको MEFSAT बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो नोवेल ड्रग्स को डिटरमाइन करने के जो डेटाबेस यूज़ किया है इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस चेन्नई ने, उसको MEFSAT बोलते हैं, मेडिसिनल फंजाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड थेराप्यूटिक्स। याद रखिएगा, दे आर यूजिंग दिस डेटाबेस कॉल्ड मेडिसिनल फंजाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड थेराप्यूटिक्स। अब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं विच द फंजाई प्रोड्यूसेस व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड। जब फंजाई स्ट्रेस में रहेगा तो जो कंपाउंड या केमिकल कंपाउंड्स रिलीज करेगा उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो उनके बेसिस पे दे इनहेंस द फंगस एबिलिटी टू सर्वाइव। तो जो फंगस है वो सर्वाइव कर पाता है इसी कारण से। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल है कॉर्डिसिपिन। कॉर्डिसिपिन एक तरीके से मेडिसिनल ये आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ठीक है ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ना, तो ये आपको दिख रहा होगा ठीक है ना। तो कॉर्डिसिपिन इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और इसको निकालता कौन है? कॉर्डिसेप्स नाम का स्पीशीज एक फंगस निकालता है कॉर्डिसेप्स नाम का। ठीक है ना, तो ये कुछ नाम है जो मैंने आपको लिखा दिए। जैसे मान लो यूपीएससी आपसे पूछ ले कि कॉर्डिसिपिन और कॉर्डिसेप्स न्यूज़ में थे, क्या है ये, तो आपको पता होना चाहिए कॉर्डिसेप्स जो है वो आपका फंगस है और कॉर्डिसिपिन जो है वो आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देख लेते हैं यहाँ पे FAQ पेज में। अब यहाँ पर हाउ हैज़ द सुप्रीम कोर्ट एक्सपैंडेड एबॉर्शन राइट्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सिंगल एंड अनमैरिड वुमेन विद प्रेगनेंसीज 20 to 24 वीक्स आर एंटाइटल्ड टू एक्सेस द सेम सेफ एंड लीगल एबॉर्शन केयर एज मैरिड वुमेन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी एक क्वेश्चन भी आज का जो मैंने आपसे पूछा इसी से रिगार्डिंग है कि 20 से 24 हफ्तों के बीच में जो एबॉर्शन के राइट्स थे वो पहले अनमैरिड वुमेन के केस में, अनमैरिड जो वुमेन थी उनके लिए ऐसा लिखा हुआ नहीं था एक्सटेंसिवली, तो उनको मना भी किया जा सकता था। तो अब उन्होंने एक्सटेंसिव कर दिया कि नहीं, अनमैरिड वुमेन भी अगर 20 से 24 हफ्तों के बीच में प्रेगनेंसी को अपने रोकना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द रीजंस एज मेंशन्ड इन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, तो वहाँ पे वो कर सकती हैं इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ मैरिड वुमेन, जैसा मैरिड वुमेन कर सकती है। तो एक तरीके से दिस इज़ अ गुड थिंग कि उन्होंने इसको एक्सपैंड किया है द वुमेन राइट्स ऑफ दैट, है ना।
और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, इन अनदर जुडिशियल रिकॉग्निशन ऑफ मैरिटल रेप विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफेंस अंडर द आईपीसी। अब आईपीसी अभी तक ऑफेंस के रूप में नहीं है, लेकिन इसी में चेंज करते जब अनमैरिड वुमेन के लिए वो लिख रहे थे ना, तो उन्होंने मैरिटल रेप का भी जिक्र किया है। मैरिटल रेप एक तरीके से उन्होंने जिक्र किया, तो नाउ दे आर रिकॉग्नाइजिंग द मैरिटल रेप एज वेल। तो जुडिशियल रिकॉग्निशन ऑफ मैरिटल रेप भी आपको इसी बार देखने को मिलेगा। तो दीज आर द टू थिंग्स दैट हैव हैपेंड, ठीक है ना, दीज आर द टू थिंग्स। दिक्कत वहाँ शुरू हुई थी जब मद्रास में एक वुमेन गई थी 25 साल की अनमैरिड, और उसने कहा कि भाई मुझे अबॉर्ट करना है। तो वहाँ पे मद्रास ने कहा कि नहीं, अनमैरिड वुमेन के लिए एक्ट नहीं है, और चूंकि 20 से 24 हफ्ते के बीच का टाइम पीरियड है, इसलिए हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। बट इसी में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि नहीं, अनमैरिड वुमेन को आप इंक्लूड करो विद इन द एम्बिट ऑफ 3B सेक्शन, रूल 3B ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स। और अभी रिसेंटली आपको मैंने बताया भी था कल की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में अमेंडमेंट एक्ट आया था 2021 का, जिसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले 20 हफ्तों के लिए केवल एक डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, 20 से 24 हफ्तों के लिए 2 डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस रहेंगे, मैंने आपको बताया था। और 24 के बाद अगर आपको करना है तो उसमें एक पूरा बोर्ड बैठेगा जो कि अपना देगा, जजमेंट देगा कि किस केस में आपको करना है, किस केस में नहीं करना है। अब अगर पूछे कोई कौन कौन से राइट्स हैं जो कि प्रमोट होते हैं इससे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जैसे कि राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, द राइट टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ, द राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू प्रिवेसी, ये सारे ऐसे राइट्स हैं जो कि इससे मतलब पूरे होंगे, फुलफिल होंगे। एंड इसी के लिए जो MTP एक्ट है और MTP जो रूल्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से मतलब इंटरप्रेट किया। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग विच द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन। अब एक दो चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ पे इसी न्यूज़ आइटम में। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कुछ किया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है उनको और ज़्यादा राइट्स और वो सब प्रोवाइड करने के लिए। आपको पता है कि अभी जो स्टिग्मा है, जो सोशल स्टिग्मा है, उसको दूर करना है, लोगों के जो पैट्रियार्कल माइंडसेट्स हैं उसको दूर करना है। इसके लिए गवर्नमेंट को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और ये सिंगल वुमेन और जो अनमैरिड वुमेन है ये और ज़्यादा स्टिग्मा फेस करती हैं और इनके खिलाफ और ज़्यादा इस तरीके से बातचीत फिर होती है। तो वही सारी चीज़ें और रोकनी है। एंड कोर्ट ने भी नोट किया था कि कई बार जो अनमैरिड वुमेन है, सिंगल वुमेन, उनको फिर क्वैक्स यानी कि जो नकली डॉक्टर होते हैं उनके पास, झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। फिर वहाँ पे उनको एबॉर्शन जैसी कठिन प्रक्रिया जिसमें कि डेथ भी हो सकती है वो करवानी पड़ती थी। तो इसलिए इट्स बेटर टू इंक्लूड देम अंडर द एम्बिट ऑफ लीगल एबॉर्शन एंड ऑल। इसके अलावा मैरिटल रेप के लिए क्या बोला कोर्ट ने, तो कोर्ट ने मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्शुअल असॉल्ट या रेप टू इंक्लूड इन 3B इंक्लूड्स अ हस्बैंड्स एक्ट ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट और रेप कमिटेड ऑन हिज वाइफ। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है। लेकिन IPC में अभी ये मतलब क्रिमिनल एक्ट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे रूल 3B जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है उसमें 2021 में उन्होंने अभी चेंज करते हुए जरूर कहा है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट है उसमें फोर्सफुल सेक्सुअल असॉल्ट और रेप कमिटेड ऑन हिज वाइफ, हस्बैंड के द्वारा ये जो एक्ट है ये भी इंक्लूड किया है। तो नाउ देखते हैं कि जो मैरिटल रेप है उस केस में कहाँ तक बात आगे बढ़ती है। लेट्स सी दैट वंस, है ना, दैट विल बी अ गुड थिंग टू सी। नाउ दिस इज द थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा जो भी न्यूज़ आइटम थे यहाँ पे। और अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का मतलब वो 6th एनुअल डे था, तो वहाँ पे थोड़ा सा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बता दूँ। 2016 में 1 अक्टूबर को बना था ये, तो कल इसको 6 साल पूरे हो गए। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। इट्स अ की पिलर ऑफ द इकोसिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड दैट कंसोलिडेट्स and amends the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो रेजोल्यूशंस हैं वो करने के लिए IBBI को बनाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस करने के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल्स के हों, चाहे कंपनीज़ के हों, चाहे मतलब ये सारी चीज़ें हैं, इनको इंसॉल्वेंट घोषित करने के लिए, इंसॉल्वेंसी करने के लिए, और उससे और इट्स अ यूनिक रेगुलेटर। याद रखिएगा ये एक यूनिक रेगुलेटर है जो ना केवल प्रोफेशन है बल्कि प्रोसेस भी है ना। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस भी है और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज़ होती हैं, उनको ट्रेन करना, उनके ऊपर रेगुलेटरी ओवरसाइट करना। तो ये इस तरीके की बॉडी है जो ना केवल प्रोसेस बल्कि प्रोफेशन के रूप में भी किया जाता है। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बाकी के अगर कोई फैक्ट अगर आपको पता है IBBI के बारे में तो 1-2 फैक्ट आप जरूर बताइएगा मुझे। प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।